पकड़ के ऊपर की तरफ जाते हुए डोडो से बोलती है, डोडो हम कल अपने मम्मा के पास चले जाएंगे, बस आज रात की ही बात है। हाँ डोडो तो चुपचाप सो जाओ, पीहू को परेशान मत करना। हाँ डोडो। त्रियांश जो अभी भी खाना खा रहा था उसी हाथ वही रुक जाते हैं जब वीर बोलता है कि कल मैं तुम्हें खुद छोड़ कर आऊंगा तुम्हारे मम्मा के पास। ये सुन के त्रियांश वीर को देखता है। पीहू के जाने के बाद वीर अपना फोन निकालता है और किसी को कॉल करता है, कर उसका फोन ही नहीं लग रहा था जिसे वीर इरिटेट हो रहा था। वीर फोन रख के त्रियांश को देख बोलता है, अरे यार कब से मैं उस डीलर को कॉल कर रहा हूँ पर उसका फोन ही नहीं लग रहा है। अब आगे वीर कब से डीलर को कॉल कर रहा था पर इस डीलर का कॉल ही नहीं लग रहा था जिसे वीर भी अब इरिटेट हो रहा था। त्रियांश उसे देख बोलता है, क्या हुआ? वीर उसे देख बोलता है, अरे यार उस डीलर को कॉल कर रहा हूँ पर उस डीलर का कॉल ही नहीं लग रहा है, अब क्या करे? अगर उसका कॉल ही नहीं लगा तो उस लड़की को कैसे यहाँ से भेजेंगे? त्रियांश उसे देख बोलता है, ठीक है कल सुबह कॉल कर ले, अभी रात हो गई है इसलिए फ़ोन नहीं लग रहा होगा, कल सुबह सुबह ही कॉल कर उसे और उसे पूछ उस लड़की को कहाँ लाके छोड़ना है और ये डील ख़त्म कर। इतना बोलकर त्रियांश कमरे की तरफ चला जाता है। वीर फिर एक बार उस डीलर का कॉल चेक करता है पर अभी भी उसका कॉल नहीं लग रहा था। वीर एक नज़र फ़ोन को देखता है और बोलता है, कोई नहीं कल सुबह कॉल करता हूँ। इतना बोलकर वीर भी चला जाता है अपने रूम में सोने के लिए। पीहू का रूम। पीहू रूम में आके रूम को अपनी टिमटिमाती आंखों से टुकुर टुकुर देख रही। उसके एक हाथ में डोडो था जिसे उसने अपने सीने से लगा के रखा था और टुकुर टुकुर पूरे रूम को देख रही थी। पीहू रूम को देख बोलती है, अरे वाह ये कितना बड़ा रूम है, मेरा रूम तो इतना बड़ा नहीं है। इतना बोल के पीहू रूम में गोल गोल घूमने लगती है। पीहू को जब यहाँ लाया गया था तब पीहू बेहोश थी और जब उठी तो लाइट चली गई थी जिस वजह से पीहू रूम को देख ही नहीं पाई थी। और जब पीहू ने अभी रूम देखा तो उसे वो रूम बहुत पसंद आया था क्योंकि वो रूम था ही इतना खूबसूरत। भले ही त्रियांश यहाँ रहता नहीं है पर जब उसके आने की खबर मिली तो पूरे घर को अच्छे से साफ किया गया और अच्छे से सजाया गया। पीहू आके बेड पर लेट जाती है और डोडो को देखकर बोलती है, डोडो कल हम मम्मा के पास जाएंगे, तुम्हें पता है डोडो। पीहू को मम्मा की याद आ रही है पर भाई ने कहा है कि वो कल पीहू को मम्मा के पास लेके जाएंगे। पर डोडो वो लोग कौन थे? डोडो जो हमें वहाँ रास्ते में मिले थे और मम्मा मुझे वहाँ से लेके जा रही थी। इतना बोल के पीहू अपनी छोटी सी उंगली अपने होठों पर रख देती है और सोचने लगती है पीहू को अगर त्रियांश अभी देख लेता तो सब में उसके प्यार में ही बढ़ जाता क्योंकि पीहू ये सब सोचते हुए ये हरकत करते हुए बहुत क्यूट लग रहा था। उसकी मासूमियत उसके चेहरे से टपक रही थी। वो इतनी खूबसूरत है कि उसे ही नहीं पता कि को कितनी खूबसूरत और क्यूट है। पीहू डोडो को पकड़ के बोलती है, ओहो डोडो। पीहू को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि वो लोग कौन थी पर कोई नहीं, जब पीहू अपनी मम्मा से मिलेगी तक पीहू मम्मा से पूछ लेगी। अभी पीहू को नींद ही आ रही है, चलो डोडो सो जाते हैं। इतना बोलकर पीहू अपने टेडी को कस के पकड़ के बैठकर आंखें बंद करके सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ त्रियांश का रूम हमेशा की तरह। त्रियांश इतनी रात को बालकनी में खड़े होकर सिगार पी रहा था। उसे आज भी नींद नहीं आ रही थी। हमेशा की तरह आज भी वो अपनी खाली आंखों से चांद को देख रहा था और सिगार के लंबे लंबे कस ले रहा था। त्रियांश ने सिर्फ एक ट्राउजर पहनी हुई थी, उसके ऊपरी बदन पर कोई कपड़ा नहीं थी। वो ऐसे ही बालकनी में खड़े होकर चांद को देख रहा था और ठंडी ठंडी हवा को महसूस कर रहा था। आजू बाजू जंगल होने के कारण वहाँ काफ़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही जो त्रियांश को हल्का सा सुकून दे रही थी। त्रियांश सिगार का एक लंबा कस लेते हुए चांद को देख रहा था कि उसके आंखों के सामने पीहू का चेहरा आ जाता है, उसकी वो नीली आंखें और उसका वो मासूम सा चेहरा जो त्रियांश को बेचैन कर गया। त्रियांश जल्दी से अपनी सिगार को नीचे फेंक देता है और अपने आप से बोलता है, क्या हो रहा है? मुझे ये लड़की कीव दिख रही है, मुझे नहीं मेरे दिमाग पर ये मामूली सी लड़की असर नहीं कर सकती है। मैं त्रियांश हो बोरोए हूँ। इतना बोलना ही हुआ था कि फिर से त्रियांश के सामने पीहू का चेहरा आता है जो बड़े मासूमियत से बोल रही थी, मेरा नाम लिटिल कीटन नहीं है, मेरा नाम पीहू है। त्रियांश अपना सर झटक के अपनी आंखों को कस के बंद करता है और खुद को शांत करने लगता है। फिर कुछ देर बाद त्रियांश अपनी आंखों को खोलता है तो उसकी आंखें लाल लाल हो गई थी। त्रियांश चांद को देखते हुए एक इवल स्माइल करते हुए बोलता है, लिटिल कीटन अगर मेरे दिमाग पर फिर से असर करने की कोशिश की तो तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा क्योंकि मैं कोई नायक नहीं हूँ, खलनायक हूँ। खलनायक कर चली जाओ यहाँ से, अगर मेरे सामने तुम आई तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा लिटिल कीटन, क्योंकि मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, तुम्हारी मासूमियत खा जाऊंगा। इतना बोल के त्रियांश एक डेविल स्माइल करता है और रूम में जाके बेड पर लेट जाता है। वहीं दूसरी तरफ
रात के 1-2 बज रहे होंगे। पीहू अपने डोडो को पकड़ के आराम से सो रही थी, तभी उसके कानों में जंगल से जंगली जानवरों की आवाजें आने लगती है, जिसे पीहू डर जाती है और उठकर बैठ जाती है और डोडो को कस के पकड़ के बोलती है, डोडो पीहू को डर लग रहा है, देखो ना कैसे कैसे आवाज आ रही है, पीहू को तो बहुत डर लग रहा है। पीहू ये बोलकर आगे बोलती है, डोडो चलो हम भाई के पास जाते हैं सोने, नहीं तो कोई जानवर आके पीहू को और तुम्हें खा जाएगा। इतना बोल के पीहू जल्दी से डोडो को पकड़ के उठ जाती है और अपने रूम से बाहर निकलकर अपने छोटे छोटे होठों पर अपनी छोटी सी उंगली रखकर अपने आप से बोलती है, पीहू भाई का रूम कौन सा है और भाई कहाँ है। पीहू ऐसे ही कुछ देर वहां खड़ी रहती है, तभी फिर से उसे जंगल से कुछ जंगली जानवरों की आवाज आती है, जिसे पीहू डर जाती है और डोडो को कस के पकड़ के बोलती है, चलो डोडो वरन वो जानवर हम दोनों को खा जाएंगे। इतना बोलकर पीहू अपने बाजू वाला रूम देखती है, वो रूम लॉक था। फिर पीहू उसके बाजू वाला रूम देखत वो रूम लॉक नहीं था, जिसे देख पीहू खुश हो जाती है और धीरे से रूम को खोलकर अंदर जाती है। पीहू अंदर आके पूरा रूम देखने लगती है अपनी प्यारी टिमटिमाती आंखों से, पर ज्यादा कुछ देख नहीं पाती ही क्योंकि रूम में अंधेरा था, बस एक छोटा सा बल्ब जल रहा था। पीहू बेड पर देखती है तो वहाँ त्रियांश सोया हुआ था, जिसे देख पीहू का मुंह बन जाता है और वो डोडो को देख बोलती है, डोडो ये तो लंबे बालों वाले राक्षस अंकल का रूम है, पीहू के भाई का रूम नहीं है। पीहू के भाई का रूम कौन सा है। इतना ही पीहू बोली था कि फिर से पीहू के कोनों में जंगली जानवरों की आवाज आती है, जो इस बार जोर की थी, जिसे सुनकर पीहू बहुत डर जाती है और भागकर त्रियांश के बेड पर आ जाती है और उसके हाथों को कस के पकड़कर अपनी प्यारी आवाज में बोलती है, लंबे बालों वाले राक्षस अंकल पीहू को डर लग रहा है। त्रियांश जो सोया ही नहीं था, जब पीहू त्रियांश के रूम का डोर खोलकर अंदर आई थी, तनी ही त्रियांश ने उसे देख लिया था, पर कुछ बोला नहीं और अपनी आंखों को बंद कर लेता है। उसे देखना था पीहू की वाई है और क्या करने वाली है, इसलिए त्रियांश अभी भी आंखें नहीं खोलता है। जब पीहू त्रियांश को आवाज देती है और उसे लंबे बालों वाले राक्षस अंकल बोलती है, तब भी त्रियांश अपनी आंखों को नहीं खोलता है। डॉट 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 त्रियांश सोया हुआ था, जिसे देख पीहू का मुंह बन जाता है और वो डोडो को देख बोलती है, डोडो ये तो लंबे बालों वाले राक्षस अंकल का रूम है, पीहू के भाई का रूम नहीं है। पीहू के भाई का रूम कौन सा है। इतना ही पीहू बोली था कि फिर से पीहू के कोनों में जंगली जानवरों की आवाज आती है, जो इस बार जोर की थी, जिसे सुनकर पीहू बहुत डर जाती है और भागकर त्रियांश के बेड पर आ जाती है और उसके हाथों को कस के पकड़कर अपनी प्यारी आवाज में बोलती है, लंबे बालों वाले राक्षस अंकल पीहू को डर लग रहा है। त्रियांश जो सोया ही नहीं था, जब पीहू त्रियांश के रूम का डोर खोलकर अंदर आई थी, तनी ही त्रियांश ने उसे देख लिया था, पर कुछ बोला नहीं और अपनी आंखों को बंद कर लेता है। उसे देखना था पीहू की वाई है और क्या करने वाली है, इसलिए त्रियांश अभी भी आंखें नहीं खोलता है। जब पीहू त्रियांश को आवाज देती है और उसे लंबे बालों वाले राक्षस अंकल बोलती है, तब भी त्रियांश अपनी आंखों को नहीं खोलता है। अब आगे पीहू त्रियांश को देखकर मुंह बना लेती है और अपनी प्यारी सी आवाज में डोडो को देख बोलती है, देखो ना डोडो ये लंबे बालों वाले राक्षस अंकल उठ ही नहीं रहे हैं, पीहू को डर लग रहा है और पीहू को भाई का रूम भी नहीं पता है, नहीं तो पीहू भाई के पास चली जाती। पीहू के मुंह से ये सुन के कि वो भाई के पास चली जाती, यानी कि वो वीर के पास चली जाती सोने के लिए, ये सुनते ही त्रियांश की मिट्टियां कस जाती है। उसे बहुत गुस्सा आने लगता है और वो अपनी आंखों को खोलने ही वाला था कि तभी पीहू जल्दी से त्रियांश के बाजू से लग जाती है और कस के उसे पकड़ के ले जाती है। त्रियांश को अपनी आंखें खोलने वाला था, वो जल्दी से रुक जाता है और शॉक हो जाता है, क्योंकि पीहू अचानक ही उसके पास लेट गई थी, जिससे त्रियांश को अजीब सी फीलिंग आ रही थी। तभी उसके कानों में पीहू की आवाज आती है, जो बोल रही थी। पीहू डरते हुए कस के त्रियांश की हाथ की बाजू पकड़ के अपने आप से बोलती है, ओहो ये कितनी डरावनी आवाज आ रही है, पीहू को तो डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कहीं वो जानवर पीहू को यहाँ आके खा ना जाए। इतना बोल के पीहू त्रियांश के बाजू से और चिपक जाती है और उसके चादर में घुस जाती है। त्रियांश को खुद को संभाल रहा था, वो जब पीहू की बात सुनता है तो उसका ध्यान जंगलों से आती आवाजों पर जाता है, जो काफी ज्यादा आ रही थी और रात होने के कारण वो काफी ज्यादा डरावनी लग रही थी, जिसे सुनकर त्रियांश को कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर मासूम सी पीहू की हालत खराब हो जाती है और वो और ज्यादा त्रियांश से चिपकने लगती है। त्रियांश पीहू को और अपने पास आता महसूस करके और बेचैन होने लगता है, क्योंकि त्रियांश की मस्कुलर बॉडी से पीहू की सॉफ्ट बॉडी टच हो रही थी, जिसे त्रियांश को अपने अंदर गर्मी महसूस होने लगती है और वो लंबी लंबी सांस लेने लगता है और अपने आप को शांत करने लगता है। ऐसे ही 5 मिनट बीत जाते हैं और पीहू फिर से त्रियांश
के और करीब चली जाती है और चैन की नींद सोने लगती है। त्रियांश ये देख के एक गहरी सांस लेता है और अपनी आंखों को खोल के पीहू को देखता है जो किसी छोटे से बंदर के बच्चे की तरह त्रियांश के बाजू से चिपक के चैन से सो रही थी। त्रियांश उसके मासूम से खूबसूरत चेहरे को देखता है और फिर उसके हाथ को देखता है जिसे पीहू कस के पकड़ के सो रही थी, जिसे देख त्रियांश बोलता है ये लड़की आज कुछ तो जरूर करवा के रहेगी मुझे से गलत, क्योंकि पीहू की सॉफ्ट चेस्ट त्रियांश के पत्थर जैसे बाजू से जा लगी थी। त्रियांश पीहू के चेस्ट को देखता है जो उसकी बाजू से लगी हुई थी और त्रियांश को उसके सॉफ्टनेस का एहसास हो रहा था, जिसे त्रियांश के अंदर की गर्मी बढ़ती जा रही थी। वो जल्दी से अपनी नजरों को फेर लेता है और लंबी लंबी सांस लेने लगता है। कुछ देर बाद त्रियांश खुद को शांत करता है और पीहू के प्यारे से चेहरे को देखता है तो उसकी नज़र पीहू के छोटे से पिंक लिप्स पर जाती है, जिसे देख त्रियांश अपने आप ही उसके लिप्स की तरफ बढ़ जाता है और जैसे ही त्रियांश पीहू को किस करने वाला था वैसे ही पीहू का हाथ हिल जाता है और उसका डोडो त्रियांश और पीहू के किस के बीच में आ जाता है। त्रियांश जो पीहू को किस करने वाला था वो वहीं रुक जाता है और पीहू के टेडी को गुस्से से देखने लगता है और अपने एक हाथ से उसे टेडी को पकड़ के पीहू से अलग करता है और उसे टेडी को किसी कचरे की तरफ बैग के नीचे फेंक देता है और ईविल स्माइल करते हुए पीहू को देख अपना अंगूठा पीहू के नाजुक होठों पर फिरहाते हुए अपनी कॉल्ड वॉइस में बोलता है हे लिटिल किटन, कल तुम यहाँ से चली जाओ, वरना मैं तुम्हारे साथ क्या कर बैठूंगा ये मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि मैं बहुत 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 बुरा हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी इस मासूमियत को खा जाऊँ। बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर रहा हूँ। ये सब बोलते हुए त्रियांश का हाथ पीहू के सॉफ्ट लिप्स पर चल रहे थे, जिसे देख त्रियांश आगे बोलता है तुम कितनी सॉफ्ट हो, किसी रुई की तरह। कितनी लड़कियों को मैंने छुआ है पर कोई भी तुम्हारी तरह सॉफ्ट नहीं थी और नहीं ही तुम्हारी तरह खूबसूरत, इसलिए कल चली जाओ वरना। इतना बोल के त्रियांश पीहू के चेहरे पर अपना हाथ फेरने लगता है। तभी पीहू कसमसाने लगती है और त्रियांश के और पास चली जाती है और अपना हाथ त्रियांश के बॉडी पर फेरने लगती है, जिसे त्रियांश अपनी आंखें बंद करता है, क्योंकि पीहू के सॉफ्ट से नाजुक हाथ त्रियांश के पत्थर जैसे बदन पर चलते ही त्रियांश को एक सुकून सा मिलने लगता है, जिसके एहसास से ही त्रियांश की आंखें बंद हो जाती है। पीहू अपना नाजुक सा हाथ त्रियांश के बॉडी पर फिरहाते हुए बोलती है डोडो डोडो कहाँ हो। पीहू बहुत गहरी नींद में जा चुकी थी, उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि वो क्या कर रही है। इसी नींद के चक्कर में पीहू त्रियांश के सीने पर सर रखकर उसे कसकर पकड़ के सो जाती है। पीहू के छोटे छोटे और नाजुक से हाथों में त्रियांश का एक हिस्से का शरीर भी नहीं बैठ रहा था, पर फिर भी पीहू त्रियांश के सीने पर अपना सर रखकर उसे कस के पकड़ने लगती है। त्रियांश अपनी आंखों को खोलकर पीहू को देखता है जो आधे से ज्यादा उसके ऊपर थी। ये देखकर त्रियांश के चेहरे पर एक स्माइल आती है और उसकी आंखें भी एक सुकून के साथ अपने आप ही बंद हो जाती है, जिसका अंदाजा त्रियांश को भी नहीं लगता है। दोनों जने की चादर में एक दूसरे से लिपट कर सो रहे थे। आज इतने सालों बाद त्रियांश को नींद आई थी। पीहू तो चैन से सो रही थी त्रियांश के बाहों में और त्रियांश भी पीहू को कस के पकड़ के सो रहा था। ऐसे ही रात बीत जाती है। अगली सुबह के 8 बज रहे थे। वीर कब से नीचे त्रियांश का वेट कर रहा था। वो अपने घड़ी में देखता है तो सुबह के 8 बज रहे थे। वीर ये देख के शौक था, क्योंकि त्रियांश तो कभी नहीं सोता है, अगर सो भी जाता था तो करीब 2 से 3 घंटे ही सोता था। पर आज सुबह के 8 बज गया पर अभी तक त्रियांश अपने रूम से बाहर नहीं आया था। वीर ऊपर की तरफ जाता है और त्रियांश के रूम के सामने आके खड़ा हो जाता है और डोर ओपन करता है, पर डोर ओपन ही नहीं होता है, क्योंकि पीहू ने जब डोर खोला था तब उसे ऐसे ही छोड़कर बैग की तरफ बढ़ गई थी, जिस वजह से डोर अपने आप ही आगे जाके लॉक हो गया था। वीर फिर से डोर ओपन करता है पर डोर अंदर से लॉक हो चुका था, जिसे देख वीर बोलता है क्या बात है, आज तक कभी भी डोर लॉक करके नहीं सोया और आज तक कभी की इतनी देर तक नहीं सोया, क्या हुआ है इसे आज इतना। बोल के वीर डोर नॉक करने लगता है। वीर डोर को नॉक 2 से 3 बार करता है, तब जाके त्रियांश की आंखें खुलने लगती है। त्रियांश की आंखें हल्की हल्की खुलने लगती है। वो अपने आंखों को हल्के से खोलकर आवाज सुनता है और उठने की कोशिश करता है कि तभी उसे अपने गर्दन पर गर्म सांस महसूस होती है, जिसे महसूस करके त्रियांश अपनी नजरें नीचे करके देखता है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। पीहू मस्त से आधा त्रियांश के ऊपर लेटी थी और अपना छोटा सा मुंह त्रियांश के गर्दन में डालकर अपना छोटा सा हाथ त्रियांश के पड़े से गर्दन में घुसाकर उसे कस के पकड़ के अपना छोटा सा मुंह उसकी गर्दन पर रहे आराम से सो रही थी और अपना एक पैर त्रियांश के दोनों पैरों पर डाल के मस्त से त्रियांश को पकड़ के चैन की नींद ले रही थी।
त्रियांश एक नज़र खुद को ऊपर से लेके नीचे तक देखता है और फिर एक नज़र पीहू को देख अपना सिर न में हिला देता है और पीहू के मासूम से प्यारे से चेहरे को देख बोलता है, वाह क्या सोने का तरीका है, एकदम ऑक्टोपस की तरह पूरा पकड़ के। कि तभी फिर से उसके कानों में डोर नॉक की आवाज़ आती है, जिसे सुन के त्रियांश अपने होश में आता है और पीहू को देख पीहू को अपने आप से अलग करता है और बेड पर दूसरे साइड सुला देता है। त्रियांश के अलग करते ही पीहू बेदंगे तरीके से सोने लग जाती है और तभी उसी फ्रॉक उसे थाई से ऊपर चला जाता है। त्रियांश जो बेड से उठने ही वाला था, उसकी नज़र पीहू के गोरे पैरों पर जाती है, जिससे से वो वही खड़ा हो जाता है और एकटक उसके गोरे पैरों को देखने लगता है और अपना गला तर्क करने लगता है। तभी फिर से उसके कानों में डोर नॉक की आवाज़ आती है, जिसे त्रियांश जल्दी से अपना सर जोर से हिला के पीहू के सोते हुए चेहरे को देख बोलता है कि लड़की सच में मुझे पागल करके जाने वाली है लगता है, या फिर नहीं तो मैं इसके साथ कुछ गलत कर बैठूंगा। इतना बोल के त्रियांश अपना सर पकड़ के डोर ओपन करने चला जाता है और गहरी गहरी सांस लेता है। वीर डोर नॉक करते करते थक गया और अपने आप से बोला, क्या हुआ है इसे, ये डोर क्यों नहीं खोल रहा है। त्रियांश जो डोर के पास जा रहा था जल्दी से पीहू के पास आता है और उस पे चादर डाल देता है, क्योंकि पीहू के गोरे थाए अच्छे से दिख रहे थे, इसलिए त्रियांश जल्दी से पीहू के ऊपर चादर डालकर जल्दी से डोर ओपन करता है। डोर ओपन होता देख वीर अपनी आंखें छोटी करके बोलता है, क्या त्रियांश कब से डोर नॉक कर रहा हूँ और तू ही कि खोल ही नहीं रहा था। और तभी वीर की नज़र त्रियांश के चेहरे पर जाती है, जहाँ सोने की वजह से सुकून दिख रहा था और त्रियांश को देख लग भी रहा था कि त्रियांश ने करीब 7 से 8 घंटे की नींद ले ली है, क्योंकि त्रियांश का सोता हुआ चेहरा ही बता रहा था कि वो आज चैन की नींद सोया है। वीर त्रियांश को देख बोलता है, क्या बात है त्रियांश, आज तू इतनी देर तक सी रहा था, तेरा चेहरा देखकर लग रहा है तूने अच्छे से नींद ली है, ये कैसे हुआ। इतना बोलना था कि वीर की नज़र रूम के अंदर चली जाती है, जहां पीहू सो रही थी। पीहू को त्रियांश के बेड पर देखकर वीर शॉक हो जाता है और अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके एक नज़र त्रियांश को देखता है और एक नज़र पीहू को देखता है और अपनी आंखों में हल्का सा गुस्सा लिए त्रियांश को देख बोलता है, त्रियांश पागल हो गया है क्या तूने इस छोटी सी लड़की के साथ। ये बोलते बोलते वीर रुक जाता है और त्रियांश को देख जो उसे ही देख रहा था। वीर उसे देख बोलता है, क्या देख रहा है, मुझे नहीं पता था कि तू एक छोटी सी बच्ची के साथ ये सब करेगा। त्रियांश उसे घूर घूर कर देखने लगा और बोला, हो गया तेरा, बोल लिया जो बोलना था और कुछ बाकी। त्रियांश के ऐसा बोलने से वीर कुछ नहीं बोलता है। तभी वीर की नज़र पीहू पर जाती है, जो करवट लेके डोर के सामने मुंह करती है, पर वो अभी भी सोई हुई थी। वीर उसे देखता है, तभी उसे देखता है कि पीहू ने पकड़े पहने हुए हैं। वीर पीहू को एक नज़र देखता है और फिर त्रियांश को देख अपने मन में बोलता है, वो तो इसने इसके साथ कुछ नहीं किया। तभी त्रियांश उसे देख बोलता है, हो गया ख्याली पुलाव, तो अब चल निकल यहाँ से, तू तो कुछ ज्यादा ही ठरकी समझने लगा है मुझे पता है किसके साथ क्या करना है, समझ में आए बात, चल निकल यहाँ से। इतना बोल के त्रियांश डोर बंद करने लगता है, जिसे देख वीर जल्दी से डोर को पकड़ के रोकते हुए थोड़ा सा अंदर आते हुए बोलता है, सॉरी त्रियांश यार, मुझे लगा तूने वो क्या है ना, आज इसे यहाँ से लेके जाना है, अगर इसके साथ कुछ जो जाता तो फिर हमारी इज्जत कहाँ रह जाती, सब जगह बैठ जाता कि ब्लैक ईगल गैंग के लोग लड़कियों को किडनैप करते हैं और उनके साथ जबरदस्ती करके डीलर को दे देते हैं, इससे हमारे गैंग का नाम खराब होता ना। इसीलिए वो सब छोड़, मुझे ये बता कि ये लड़की यहाँ क्या कर रही है, रात को तो अपने कमरे में थी, फिर यहाँ कैसे। त्रियांश एक खुखार नज़र वीर पर डालता है, जिसे वीर एक कदम पीछे चला जाता है और वीर त्रियांश को देख बोलता है, चल अब ज्यादा लुक मत दे, बाहर आ गया हूँ, अब बता ये लड़की यहाँ कैसे आई। त्रियांश अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे से वीर को देख बोलता है, कल रात जंगल से जंगली जानवरों की आवाज़ से डरकर यहाँ आ गई और यहीं सी गई। वीर उसे देख तिरछा मुस्कुराकर बोलता है, हाँ क्या बात है, कोई एक लड़की जो त्रियांश ओबोरॉय के रूम में है, वो भी उसके बेड पर, और ब्लैक ईगल गैंग के लीडर ने उसे अपने रूम से बाहर भी नहीं निकाला, जिसे अपने रूम में कोई भी लड़की को नहीं लता है। आज उसके रूम के बेड पर एक प्यारी सी मासूम सी छोटी सी लड़की आराम से सो रही है, और तुझे पता है आज तू भी कितने दिनों बाद सोया है, देख जरा खुद को कितना फ्रेश लग रहा है अच्छे से नींद लेने की वजह से। त्रियांश जो वीर की बकवास सुन रहा था, उसे भी वीर की ये बात सुनकर सोचने पर मजबूर हो जाता है कि वो तो इतने सालों से नहीं सोया था और आज इतने देर तक सो रहा था। ये सब सोचते हुए ही त्रियांश वीर के मुंह पर डोर बंद करता है और पीछे मुड़कर पीहू को देखता है, जो आराम से चैन की नींद सो रही थी। पीहू के मासूम से चेहरे को देखकर त्रियांश बस उसे देखता ही रह जाता है और अपने आप से बोलता है, पता नहीं क्या है तुम्हारे इस मासूम से चेहरे में जो मुझे तुम्हारे पास आने पर मजबूर करती है। कल से तुम्हें देख रहा हूँ, जितना टाइम तुम्हें यहाँ आके नहीं हुआ है उससे कहीं ज्यादा मैं तुम्हारे पास खींचा चला जा रहा हूँ। इतना बोलकर त्रियांश अपने होश में आता है और अपना सर झटक के वॉशरूम में निकल जाता है नहाने के लिए।
वही बाहर वीर डोर को देखते हुए बोलता है, आज इतने सालों बाद मुझे तेरे चेहरे पर सुकून दिखा है और इतने सालों बाद तू चैन की नींद सोया है, जो तेरे चेहरे से दिख रहा है कि तूने कितनी अच्छी नींद ली है। पर इतना बोल के वीर रुक जाता है और वहां से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद त्रियांश नहाकर बाहर आता है, तब उसकी नज़र बेड पर जाती है जहां पीहू उठकर बैठ गई थी और छोटे से बच्चे की तरह अपने छोटे छोटे हाथों से अपने छोटे छोटे आंखों को मल रही थी, जिसे देख त्रियांश के चेहरे पर जा चाहते हुए भी हल्की सी स्माइल आती है, जिसका अंदाजा उसे भी नहीं था। त्रियांश अपने जिस्म पर सिर्फ एक टॉवल लपेटकर वॉशरूम से बाहर आया था और एक हाथ से अपने लंबे लंबे बालों को एक ब्लैक टॉवल से पोंछ रहा था और पीहू को देख रहा था जो बच्चों की तरह हरकतें कर रही थी। पीहू अपने आंखों को मल के अपने छोटे प्यारी से आंखों को खोलती है और अपने मुंह से बोलती ही, डोडो कहाँ हो। त्रियांश जो उसे देख रहा था वो जब पीहू को अच्छे से देखता है तो देखता ही रह जाता है। पीहू किसी अभी अभी फूले हुए कली की तरह लग रही थी। उसका वो मासूम सा खूबसूरत चेहरा जिसे देखने भर से कोई भी उस पे मर मिट जाए, उसकी वो गहरी नीली आंखें जो समुंदर की तरह लग रही थी उस पे उसका गोरा चेहरा और उसके नाजुक से पिंक लिप्स जो त्रियांश को अपने तरफ इनवाइट कर रहे थे, जिसे देख त्रियांश खुद को रोक नहीं पाता है और उसके कदम अपने आप ही पीहू की तरफ बढ़ जाता है। पीहू जो डोडो को ढूंढ रही थी वो त्रियांश को अपने पास आता देखकर अपने प्यारे से आवाज में बोलती है, लंबे बालों वाले राक्षस अंकल, आपने मेरे डोडो को देखा क्या? मेरा डोडो कहाँ है? त्रियांश जो अपने ही धुन में चला जा रहा था वो उसकी प्यारी सी आवाज सुनकर अपने होश में आता है और पीहू को देख एक नजर जमीन पर डालता है जहाँ उसका डोडो जमीन पर गिरा हुआ था, जो खुद ही त्रियांश की मेहरबानी थी। त्रियांश एक ईवल स्माइल करता है और पीहू को देखता है। उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा था जो मासूम सी पीहू देखकर भी पहचान नहीं पा रही थी। पहचानेगी भी कैसे? उसका दिमाग जो बच्चों जैसा है, जिसका फायदा अब त्रियांश उठाने वाला है। त्रियांश एक ईवल स्माइल करते हुए आगे बढ़ता है पीहू के पास जो बेड पर बैठी हुई थी। त्रियांश चलते हुए अपने पैर से पीहू के डोडो को बेड के नीचे डाल देता है और पीहू के पास आके पीहू के ऊपर झुक जाता है और अपना चेहरा पीहू के चेहरे के एकदम पास लेके जाता है और अपने अंगूठे से पीहू के नाजुक से लिप्स पर अपना अंगूठा चलाने लगता है और अपनी मदहोश भरी आंखों से पीहू के लिप्स को देखते हुए बोलता है, तुम्हें तुम्हारा डोडो चाहिए? तो पीहू मासूमियत से अपना सिर हाँ में हिला देती है और अपनी प्यारी सी आवाज में बोलती है, हाँ लंबे बालों वाले राक्षस अंकल, मुझे मेरा डोडो चाहिए। तो त्रियांश फिर से एक ईवल स्माइल करता है और अपने अंगूठे को देखता है जो अभी पीहू के मुंह खोलने से उसके मुंह में चला गया था, जिसे देख त्रियांश अपनी आंखों को बंद करके उसे फिल करने लगता है, जिसे देख मासूम सी पीहू बोलती है, क्या हुआ लंबे बालों वाले राक्षस अंकल? त्रियांश उसकी बात सुनकर अपनी आंखों को खोलकर पीहू को देखता है और अपना हाथ हटाकर अपने होंठ पीहू के होठों पर रख देता है, जिसे पीहू को कुछ भी समझ में नहीं आता है। पर त्रियांश की तो आंखें ही बंद हो जाती है और वो पीहू को किस करने लगता है, जिसे पीहू अपने छोटे छोटे हाथों से त्रियांश के पत्थर जैसे मास्कुरल बॉडी पर मार रही थी। पर उससे नाजुक हाथों का कोई असर त्रियांश पर नहीं हो रहा था, बल्कि त्रियांश पीहू पे झुकते हुए उसे बेड पर लेटा देता है और बिना किस ब्रेक किए उसके ऊपर आ जाता है और पीहू को किस करने लगता है। त्रियांश पीहू के मुलायम होठों को अपने मुंह में भर के सक कर रहा था, जिसे पीहू तो बस त्रियांश को आंखें बड़ी बड़ी करके अपनी टिमटिमाती आंखों से टुकुर टुकुर देख रही थी। उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि त्रियांश उसके साथ क्या कर रहा है, क्योंकि आज तक किसी ने भी पीहू के लिप्स पे किस नहीं किया था और त्रियांश तो पूरा पीहू के ऊपर आके उसके लिप्स को अपने मुंह में भर के उसे सक कर रहा था। पीहू अपने छोटे छोटे हाथों से त्रियांश के मस्कुलर चेस्ट पर मार रही थी, पर त्रियांश को रद्दी भर भी फर्क नहीं पड़ रहा था। पीहू को अब सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, इसलिए ना चाहते हुए भी त्रियांश को पीहू को छोड़ना पड़ता है। त्रियांश के छोड़ते ही पीहू लंबी लंबी सांसें लेने लगती है और उसका गोरा चेहरा लाल हो गया था, जिसे पीहू और क्यूट दिख रही थी, जिसे देख त्रियांश अपने आप पे से कंट्रोल खोता जा रहा था। त्रियांश अभी भी पीहू के ऊपर था, जिस कारण त्रियांश से रहा नहीं जाता है और वो फिर एक बार पीहू के पिंक होठों पर अपने होंठ रख देता है और फिर एक बार उसे किस करने लगता है। पीहू बेचारी अभी अभी सांस ले पा रही थी कि फिर से त्रियांश के किस करने से सांस नहीं ले पाती है, पर त्रियांश उसे किस करते हुए अपनी जीभ पीहू के मुंह में डाल देता है और उसके मुंह के हर एक कोने को एक्सप्लोर करने लगता है, जिसे पीहू को अजीब सा लगने लगता है, जिसे पीहू के हाथ अपने आप त्रियांश के बाल में चले जाते हैं और पीहू त्रियांश के बालों को कस के पकड़ के खींचने लगती है, जिसे त्रियांश उसे चोट दे। पर त्रियांश तो त्रियांश था, उसे कहाँ दर्द होने वाला था इस नाजुक सी कली के हाथों से बाल खींचने से। त्रियांश बीच बीच में पीहू को सांस लेने का मौका दे रहा था, जैसे कि उसके होठों से थोड़ा सा अलग होके, पर उसके होठों से त्रियांश पूरा अलग नहीं होता है, बस उतना ही अलग होता है जैसे पीहू के अंदर सांस जा सके।
त्रियांश अब पीहू के जीभ को अपने मुंह में लेके उसके जीभ के साथ खेलने लगता है और अपने हाथों को भी पीहू के नाजुक से बदन पर चलने लगता है। पीहू बेचारी त्रियांश के नीचे झटपटा रही थी पर त्रियांश है कि उसे अलग ही नहीं हो रहा था। पीहू के आंखों में अब दर्द की वजह से आंसू आने लग जाते हैं और पीहू रोने लग जाती है। ऐसा नहीं था कि त्रियांश उसके साथ वाइल्ड होके उसे किस कर रहा था। त्रियांश तो बड़े प्यार से और सॉफ्टेन से पीहू को किस कर रहा था। फिर भी पीहू को दर्द होने लगता है जिसे पीहू रोने लगती है पर उसकी आवाज़ उसके मुंह से निकल ही नहीं रही थी क्योंकि त्रियांश ने जो उसके मुंह पर कब्जा करके जो रखा है। त्रियांश अपने ही धुन में था कि उसके गालों पर कुछ गीला गीला लगता है जिसे त्रियांश अपने होश में आता है और अपनी आंखों को खोल के पीहू को देखता है जिसके आंखों से आंसू निकाल के नीचे गिर रहे थे। पीहू को रोता देखकर त्रियांश जल्दी से पीहू से अलग हो जाता है और अपने आप को देखता है। तभी उसके कानों में पीहू की रोने की आवाज़ आती है जो किसी छोटे बच्चे की तरह बेड पर आलती पालती मार के बैठकर अपने दोनों छोटे छोटे हाथों को अपने छोटे से आंखों पर रखकर किसी छोटे बच्चे की तरह रोने लगती है, वो भी जोर जोर से। त्रियांश पीहू को आंखें फाड़े देख रहा था कि कोई कैसे ऐसे रो सकता है जिस तरह पीहू रो रही थी, जिसे देख त्रियांश को अजीब भी लग रहा था पीहू का रोने का तरीका देखकर, और वही उसे हंसी भी आ रही थी और उसे पीहू पर और ज्यादा प्यार भी आ रहा था। त्रियांश खुद ही पीहू में फंसता जा रहा था, उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करे, क्योंकि आज तक वो जितने भी लड़कियों के साथ इंटीमेट हुआ था वो सब लड़कियां अपने आप ही त्रियांश के पास आई थी और अपने आप को त्रियांश को शौक देते थी, पर कभी भी त्रियांश किसी लड़की के पास खुद से नहीं गया था। पीहू वो पहली लड़की है जिसके बस त्रियांश खुद ही गया था। ये बात भी त्रियांश के लिए बड़ी बात थी। और त्रियांश लड़कियों के साथ इंटीमेट होता था पर कभी भी उन लड़कियों को किस नहीं किया था, बस अपनी जरूर पूरी करता था और वहां से निकल जाता था। पर आज त्रियांश पीहू को बार बार किस करने से रोक ही नहीं पा रहा था, जिस वजह से त्रियांश भी हैरान था। डॉट 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 पीहू जोर जोर से रो रही थी और अपनी आंखों को छोटे बच्चों की तरह पोंछ रही थी और रोने की वजह से उसकी नाक लाल हो गई थी, जिस वजह वो बहुत क्यूट लग रही थी, जिसे देख त्रियांश बस उसे देखता ही रह गया था। वो पीहू का मासूम सा खूबसूरत चेहरा देखकर अपनी पलकें झपकाना भूल ही गया था। वो एकटक बस पीहू को देखे जा रहा था। पीहू इतने जोर से रो रही थी कि उसकी आवाज़ नीचे तक चली गई, क्योंकि त्रियांश ने डोर अच्छे से लॉक नहीं किया था, जिसे वजह से वो थोड़ा खुल गया था। जब त्रियांश ने डोर वीर के मुंह पर बंद किया था तब वो ठीक से बंद नहीं हुआ था, जिस वजह से वो खाला रह गया था। वीर जो अभी कुछ देर पहले ही नीचे गया था, वो पीहू के इतना जोर जोर से रोने की आवाज़ से त्रियांश के रूम की तरफ देखता है और अपने सिर पर हाथ मार के बोलता है, अब क्या किया त्रियांश ने। इतना बोल के वीर जल्दी से त्रियांश के रूम की तरफ भागता है और कुछ ही मिनट में त्रियांश के रूम का गेट खोलकर अंदर आता है और बोलता है, क्या हुआ। पीहू जो बेड पर बैठकर रो रही है वो वीर की आवाज़ सुनकर उसे अपनी भीगी आंखों से देखकर रोते हुए बोलती है, भाई आप आ गए, देखो ना ये लंबे बालों वाले राक्षस अंकल ने क्या किया है। ये राक्षस अंकल अच्छे नहीं है, और अपने दोनों हाथ उठा के वीर की तरफ कर देती है, जैसे बोल रही हो मेरे पास आओ ना। वीर उसकी हरकत देखकर उसके पास जाता है और पीहू के पास बैठ जाता है, तो पीहू जल्दी से वीर के गले लग के और जोर जोर से रोने लगती है, जिसे सुन के त्रियांश का दिमाग खराब हो रहा था और वो अपने आप से ही बोलता है, इतना क्या रो रही है, बस एक किस ही तो किया है, मेरे किस के लिए कितनी लड़कियां तड़पती है और मैंने इसे सामने से किस किया है तो ये रोए जा रही है। वीर पीहू को चुप कराता है और त्रियांश को देख बोलता है, क्या किया त्रियांश तूने इसके साथ। त्रियांश जो खड़े होके सोच रहा था वो वीर की आवाज़ सुन के होश में आता है और वीर को अपने एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ घूरता है और उसे आंखें दिखा के अपना चेहरा घुमा लेता है। वीर उसे देख अपना सिरनामे हिला देता है, फिर पीहू अपना छोटू सा चेहरा वीर के सीने से बाहर निकाल के वीर को देख के अपनी मासूम सी आवाज में बोलती है, भैया देखो ना ये जो लंबे बालों वाले राक्षस अंकल है ना, उन्होंने मुझे बाइट किया। इतना बोल के पीहू अपने होठों को आगे करके वीर को दिखाने लगती है, जिसे देख वीर समझ जाता है कि त्रियांश ने क्या किया है पीहू के साथ। वीर बात को संभालते हुए बोलता है, अच्छा बच्चा तुम जाओ जाके फ्रेश हो जाओ। कि तभी पीहू वीर की बात बीच में करते हुए अपना क्यूट सा मुंह बना के बोलती है, आपको बता है भाई पीहू को तो सांस भी नहीं आ रही थी, ये राक्षस अंकल पीहू को हट कर रहे थे, आप उन्हें मारो ना। पीहू के मुंह से ये सुन के कि आप उन्हें मारो ना, ये सुनते ही त्रियांश की बुहे तन जाती है और वो अपना सिर घुमा के वीर को सुलगती हुई आंखों से देखने लगता है, जिसे देख वीर अपना सलाइवा गटकते हुए पीहू को देख अपने मन में बोलता है, पीहू बच्चा इस राक्षस को मारने की हिम्मत मुझ में नहीं है और नहीं किसी और में, कोई इसे टच तक नहीं कर सकता है और तुम इसे मारने की बात कर रही हो। तभी पीहू वीर का भारी भरकम हाथ को हिलाते हुए, जो उसे हिल भी नहीं रहा था, उसे हल्के से हिलाते हुए बोलती है, भाई मारो उस राक्षस अंकल को।
त्रियांश का दिमाग खराब हो जाता है। अब उसकी आंखें लाल लाल हो जाती है। वो कल से पीहू के मुंह से अपने लिए अंकल सुन सुनकर चीर गया था। उसे राक्षस बोलने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि उसे पता है वो किसी राक्षस से कम नहीं है। ये बात उसे अच्छे से पता है। त्रियांश पीहू को गुस्से से घूरते हुए आगे आता है और उसे देख बोलता है, क्या लगा रखा है अंकल? अंकल हमें क्या, तुम्हें कोई अंकल दिखता हूँ? इतना बोल के त्रियांश पीहू के और पास चला जाता है, जिसे देख वीर जल्दी से पीहू के आगे आता है और त्रियांश के खुले सीने पर हाथ रखकर बोलता है, त्रियांश शांत हो जा, गुस्सा मत कर, बच्ची है वो अभी। त्रियांश वीर को देखकर अपना सर घुमा लेता है, जिसे वीर पीहू को देख बोलता है, पीहू बच्चा तुम्हें भूख नहीं लगी है? जाओ जाके जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर हम ब्रेकफास्ट करते हैं। खाने का नाम सुनते ही पीहू के आंखों में चमक आ जाती है और वो अपने दोनों हाथों को आपस में करके बड़े खुशी से चाहते हुए बोलती है, खाना। पीहू की इतनी एक्साइटेड आवाज़ सुनकर त्रियांश अपनी नज़रों को पीहू पर करता है और उसके चेहरे की और आंखों की चमक देखकर त्रियांश का गुस्सा छूमंतर हो जाता है। वो अपने मन में पीहू को ऊपर से लेके नीचे तक देख के बोलता है, खाने के लिए इतनी खुशी इसे देख के लगता नहीं है ये खाना खाती भी होगी, पर इसके चेहरे की खुशी बता रही है इसे खाना कितना पसंद है। तभी वीर पीहू को देख बोलता है, हाँ बच्चा जाओ जाके फ्रेश हो जाओ, फिर हम खाना खाते हैं। वीर की बात सुनकर पीहू जल्दी से बेड से नीचे खुद जाती है और वीर को देख बोलती है, हाँ भाई मैं अभी आई। इतना बोल के पीहू आगे जाती है तो उसे अपने सामने त्रियांश दिखता है, जिसे देख पीहू का मुंह बन जाता है और वो अपना मुंह बनाकर अपनी छोटी सी जीभ बाहर निकाल कर त्रियांश को चिढ़ा के बोलती, ओ लंबे बालों वाले राक्षस, गंदे अंकल। इतना बोल के पीहू जल्दी से वहां से भाग जाती है बाहर की तरफ। त्रियांश तो उसे आंखें फाड़े देख रहा था कि अभी अभी पीहू ने क्या किया और उसे क्या बोलकर चली गई। त्रियांश तो शॉक होकर डोर की तरफ देख रहा था कि तभी त्रियांश के कानों में वीर की हंसी की आवाज आती है, जिसे सुनकर त्रियांश गुस्से से वीर को देखता है तो वीर जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रख के दबी हंसी हंसने लगता है, जिसे त्रियांश और चीर जाता है। त्रियांश गुस्से से वीर को देखते हुए अपने कॉल्ड वॉइस में बोलता है, क्या हंस रहा है? जा इधर से। उस छोटी सी लड़की ने भी क्या तेरे दिमाग पर असर कर दिया है, जो तू भी उसके जैसा ही कर रहा है? तेरा दिमाग भी खराब हो गया है क्या उस लड़की की तरह? वीर हंसते हंसते चुप हो जाता है और त्रियांश को घूर के देखता है और बोलता है, मेरा दिमाग सही है, मैं ठीक हूँ एकदम, पर तू पागल हो गया है क्या? तुझे इतनी ही तलब लगी है तो मुझे बता, मैं कोई लड़की की अरेंजमेंट करता हूँ, पर तू तो उस मासूम सी बच्ची के साथ ही। त्रियांश वीर की बात सुन के चीर जाता है और गुस्से से वीर को देख बोलता है, कोई बच्ची वच्ची नहीं है वो, उसे की उम्र होगी 17-18 साल की, तो कहाँ से हुई वो बच्ची? वीर उसे देख बोलता है, अरे पर उसका दिमाग तो बच्चा है ना। चल छोड़ ये सब, मैं उस डीलर को कॉल कर रहा हूँ, पर उसका फ़ोन अभी भी बंद आ रहा है। क्या करे, इस लड़की को कहाँ लेके जाना है ये भी उस डीलर ने नहीं बताया है। डे से ही इसे किडनैप किया, तब से उसका फ़ोन बंद आ रहा है। त्रियांश उसे देख बोलता है, फिर से उसे कॉल कर देख, जब तक नहीं लगता उसे कॉल तब तक उसे कॉल करता रह। इतना बोल के त्रियांश क्लोजेट रूम में जाने लगा था कि वीर उसे बोलता है, क्या करूँ, कोई लड़की मंगावो क्या तेरे लिए? त्रियांश वही के वही रुक जाता है और डोर की तरफ देखता है जहां से कुछ देर पहले पीहू गई थी। वहां देखते हुए बोलता है, नहीं कोई नहीं चाहिए मुझे अब। इतना बोल के त्रियांश वहां से निकल जाता है और वीर उसे देख हल्का मुस्कुरा देता है और बोलता है, कुछ तो है इस छोटी सी लड़की में जो हम देसी डेविल को अपने उंगली पर नचा रही है। इतना बोलकर वीर बाहर चला जाता है। वही दूसरी तरफ एक बड़े से हॉस्पिटल में पीहू की मॉम आनंदी जी एक वार्ड में एडमिट थी। उसे ज्यादा तो नहीं लगी थी, पर हाथ थोड़ा बहुत लगी थी, जिस वजह से धानुक जी ने उन्हें हॉस्पिटल में लाए थे। जब पीहू को वीर ने किडनैप करके लेके गया था, तभी धनुक जी वहां आ गए थे और आनंदी जी को जल्दी हॉस्पिटल में लेके आ गए थे। आनंदी जी को अब होश आने लगा था, जिसे देख धनुज जी उसके पास वाले चेयर पर बैठ जाते हैं। आनंदी जी धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलने लगती है और धनुज जी को देख उसे सब याद आता है और वो अपनी आंखों को पूरे रूम में घुमाने लगती है और धानुक जी को देख बोलती है, भाई मेरी बेटी कहाँ है मेरी पीहू? धनुज जी आनंदी की बात सुनकर उसे शांत करते हुए बोलते, हे पहले तुम शांत हो जाओ, तुम्हारी बेटी ठीक है। आनंदी जी धनुज जी को देख बोलती है, नहीं भाई वो अधीरा आया था मेरी बेटी को लेके जाने उस राक्षस के पास, कहीं मेरी बेटी उस राक्षस के पास तो नहीं है। इतना बोल के आनंदी जी जल्दी से बेड से उठने लगती है तो धनुज जी उसे जल्दी से पकड़ के बेड पर बैठा के बोलते हैं, हमारी पीहू उसके पास नहीं है। ये सुनते ही आनंदी जी उन्हें देखने लगती है तो धनुज जी उसके सिर पर हाथ रखकर बोलते हैं, हाँ तुम्हारी पीहू उसके पास नहीं है, तुम चिंता मत करो।
आनंदी जी थोड़ा शांत हो जाती है, फिर बोलती है तो कहा है मेरी बेटी धनुज ही आनंदी जी को देख बोलते हैं जहाँ भी है अभी के लिए तो उस राक्षस से बची हुई है। तभी आनंदी जी बोलती है पर कब तक उसे हम पीहू को बचाते फिरते रहेंगे, भाई कुछ तो करो ना। धनुज जी आनंदी जी को देख बोलते हैं हाँ जैसे एक जहर को दूसरे जहर ही कटता है वैसे ही इस शैतान को इसे बड़ा शैतान ही मार सकता है। तभी आनंदी जी बोलती है पर भाई इसे बड़ा शैतान कौन है। धनुज जी अपना फोन देखते हुए एक डेविल स्माइल करते हैं और बोलते हैं है एक इसे भी बड़ा शैतान की। तभी आनंदी जी बोलती है पर भाई मेरी बेटी कहाँ है, उसे मुझे मिलना है, उसे देखना है। तभी धनुज जी बोलते हैं हाँ आनंदी पहले तुम घर चलो फिर मिल लेना पीहू से। हाँ इतना बोल के धनुज जी किसी गहरी सोच में गुम हो जाते हैं और अपने फोन को एकटक देखने लग जाते हैं। वीर नीचे आ जाता है और डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। तभी त्रियांश भी नीचे आता है अपने कपड़े पहनकर और वो भी डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। तभी त्रियांश अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे से वीर को देख बोलता है क्या इन्फॉर्मेशन निकाली है। वीर उसे देख अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे से देख बोलता है यही कि तुम्हारी माँ आज कोई काम की वजह से बाहर जाने वाली है, तब तुम उनसे मिल सकते हो, मैं तुम्हें टाइम बता दूंगा। इतना बोल के वीर नाश्ता करने लगता है क्योंकि सर्वेंट से नाश्ता लगा दिया था। त्रियांश उसे देख बोलता है और वो भी उसके साथ आने वाला है क्या। वीर त्रियांश के बात समझ जाता है पर थोड़ा नखरे करते हुए बोलता है कौन किसकी बात कर रहा है। त्रियांश वीर को अपने कौर आंखों से देखता है जिसे देख वीर जो खाना खा रहा था वो उसके गले में अटक जाता है जिसे उसे खांसी आने लगती है और वो खुद को संभालते हुए बोलता है नहीं नहीं तुम्हारे पापा नहीं है, तुम्हारे माँ के साथ मुझे यही इन्फॉर्मेशन मिली है कि आंटी अकेले जाने वाली है। त्रियांश कुछ नहीं बोलता है और वैसे ही नाश्ता करने लगता है जिसे देख वीर चैन की सांस लेता है और नाश्ता करने लगाता है। तभी वह पीहू भागते हुए आती है और जाके वीर के सामने खड़ी हो जाती है। वीर जो नाश्ता कर रहा था उसे कुछ अजीब लगता है इसलिए वो अपना सर उठा के देखता है तो सामने पीहू भागते हुए आती है और वीर के सामने खड़ी हो जाती है जिसे देख वीर बोलता है क्या हुआ। पीहू अपना क्यूट सा मुंह बनाकर वीर को देखते हुए अपने क्यूट से आवाज में बोलती है अरे बुद्धू भाई मेरे पास तो कपड़े भी नहीं है, मैं नाई नाई करके क्या पहनूंगी। वीर पीहू को देख बोलता है ये नाई नाई क्या कोई है ये। तभी त्रियांश अपना नाश्ता करते हुए बोलता है वो नहाने की बात कर रही है। तभी पीहू वीर को देख अपने सिर पर अपने नन्हे नन्हे हाथों से अपने छोटे से सिर पर मारकर वीर को देखते हुए बोलती है ओहो भाई आपको ये भी नहीं पता कि नाई क्या होता है, देखो ये लंबे बालों वाले राक्षस अंकल को भी पता है नाई क्या होता है। वीर पीहू की हरकतें देख अपना सिर ना में हिला देता है और उसे देख बोलता है हाँ ठीक है कुछ मंगवाता हूँ तब तक जाके फ्रेश हो जाओ। तभी पीहू अपना क्यूट सा फेस बनाकर बोलती है पर भाई पीहू को जोरों से बुक्की लगी है, पीहू पहले खाना खाएगी फिर नाई नाई करेगी। इतना बोल के पीहू त्रियांश के बगल वाली चेयर पर बैठ जाती है और डाइनिंग टेबल पर रखे नाश्ता को देखने लगती है और बहुत बुरा मुंह बना लेती है और दोनों को देख बोलती है आप लोग ये कैसा खाना खाते हो, मुझे ये नहीं खाना है, मुझे मेरे पसंद का खाना चाहिए। वीर पीहू की बात सुनकर अपने खाने को देखता है जो काफी हेल्दी था और प्रोटीन से भरा हुआ था पर दिखने में अजीब था पर सुपर हेल्दी नाश्ता था वो जिससे शरीर में ताकत की कमी नहीं होती है। वीर का मुंह बन जाता है पर वो कुछ बोलता नहीं है और पीहू को देख बोलता है क्या खाना है तुम्हें बता दो को कभी बना के ला देगा। तभी पीहू खुश हो जाती है और वीर को देख बोलती है सच्ची भाई। वीर बस हमें सर हिला देता है। पीहू वीर को देख बोलती है भाई मुझे न चॉकलेट मिल्क शेक चाहिए बटर वाला सैंडविच। वीर एक कुक को देखता है तो वो कुक जल्दी ऐस जाके पीहू ने जो बताया था वो बनाने लगता है और वही पीहू बाहर बैठी कभी वीर को तो कभी त्रियांश को देखने लगती है क्योंकि दोनों ही अपने निस्ते में लगे हुए थे। पीहू मुंह बना के त्रियांश को देखती है जिसके सामने एक कप रखा हुआ था जिसमें ब्लैक कॉफी थी जिसे देख पीहू के आंखों में चमक आ जाती है और वो जल्दी से त्रियांश के सामने का कप उठा के अपने मुंह से लगा के एक घोट पी लेती है कि तभी उसे बाहर निकाल के नीचे थूकते हुए बोलती है ये कितना कड़वा है। फिर त्रियांश को देख बोलती है लंबे बालों वाले राक्षस अंकल ये कितना कड़वा है, अब इसे कैसे पीते हो। कि तभी त्रियांश उसके हाथ से वो कप लेता है जिसमें अभी भी कॉफी थी ही उसे लेके अपने मुंह से लगा के एक सिप लेता है और फिर से अपना सुपर हेल्दी नाश्ता करने लगता है। पीहू तो बस टुकुर टुकुर त्रियांश को देख रही थी, उसे तो आश्चर्य हो रहा था कि इतनी कड़वी चीज कोई कैसे पी सकता है। वीर भी कुछ नहीं बोलता है और उसके सामने रखा ब्लैक कॉफी का कप उठा के पीने लगता है कि तभी उसके मुंह से वो सारी कॉफी बाहर आती है और वो पीहू को अपनी आंखों को बड़ा बड़ा कर देखता है क्योंकि
पीहू ने त्रियांश को बोला था कि अरे लंबे बालों वाले राक्षस अंकल, आप इसीलिए इतने कड़वे हो क्योंकि ये कड़वा जूस पीते हो। जिसे सुन वीर, जो काफी पी रहा था, उसकी कॉफी ही बाहर आ जाती है और वो पीहू को एकटक देखने लगता है और अपने आप से बोलता है, क्या कर रही है ये लड़की, की शांत बैठे राक्षस को जगा रही है। त्रियांश जो अपना नाश्ता कर रहा था वो वहीं रुक जाता है और अपना सिर पीहू की तरफ करके पीहू को देखता है, जो उसे ही अपनी टिमटिमाती पलकों से उसे टुकुर टुकुर देख रही थी और अपने मुंह का पाउट बना के एकटक त्रियांश को देख रही थी। त्रियांश उसे देख अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे से पीहू को देखा है, जो उसे ही टुकुर टुकुर देख रही थी। त्रियांश उसे देखते हुए अपनी कॉल वॉइस में बोलता है, ये कोई जूस नहीं है, ये कॉफी है, वो भी ब्लॉक कॉफी। पीहू त्रियांश की बात सुन के अपना मुंह अड़ा टेढ़ा बना के बोलती है, ईव ये कितनी कड़वी है, एकदम आपके जैसी कड़वी। तभी त्रियांश पीहू को देख बोलता है, ज्यादा बोलो मत वरन ये सारी की सारी कॉफी में तुम्हें पिला दूंगा। त्रियांश अपना हाथ आगे करके पीहू के छोटे से मुलायम पिंक लिप्स को अपने 2 उंगली में पकड़ के आके बोलता है, अगर ये कड़वी कॉफी नहीं पीनी है तो ये अपना छोटा सा मुंह बंद रखो वरन। इतना बोल के त्रियांश पीहू के होठों को छोड़ देता है, पर अपने अंगूठा से पीहू के होठों हल्के से मसल देता है, जिसे त्रियांश को पीहू के होठा की सॉफ्टनेस का अच्छे से पता चल रहा था कि पीहू के होठ कितने सॉफ्ट है, जिसे त्रियांश के अंदर एक अलग सी बेचैनी घर करने लगती है। इसलिए त्रियांश जल्दी से पीहू के होठों से अपना अंगूठा हटा देता है। पीहू के मुंह से हल्के से चीख निकल जाती है जब त्रियांश पीहू के होठों को मसल देता है। तब जिसे सुन के वीर त्रियांश और पीहू को देखता है। वीर त्रियांश की सारी हरकतें देख रहा था, भले ही पीहू को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर वीर त्रियांश की हरकतें देख समझ जाता है। इसलिए वीर अपने मन में बोलता है, पता नहीं इस डीलर का फोन क्यों नहीं लग रहा है, जल्दी से उसका फोन लग जाए और मैं पीहू को यहाँ से लेके चला जाऊँ, नहीं तो पता नहीं ये त्रियांश क्या कर देगा। पीहू के साथ कुछ गड़बड़ होने से पहले ही मुझे पीहू को यहाँ से लेके जाना होगा। तभी वही कुक आता है, पीहू के लिए बटर वाला सैंडविच लेके और चॉकलेट शेक लेके आता है और पीहू के सामने रख देता है। त्रियांश एक नज़र पीहू के ब्रेकफास्ट को देखता है और अपना मुंह अपने खाने में लगा देता है। पीहू सैंडविच को देखकर खुश हो जाती है और जोर से अपने दोनों छोटे छोटे हाथों से ताली बजाते हुए बोलती है, ये मेरा खाना आ गया। पीहू को बहुत जोर से भूख लगी थी, अब पीहू अपना खाना खाएगी। इतना बोल के पीहू सैंडविच पर टूट पड़ती है, थोड़ा सैंडविच खाती है और थोड़ा चॉकलेट शेक पीती है। ऐसे ही चेयर पर बैठकर पीहू अपने दोनों छोटे छोटे पैरों को हवा में हिलाते हुए अपना खाना मजे से खुश होकर खाए जा रही थी। त्रियांश को उसके बगल में बैठा था, वो जब पीहू को इस तरह की हरकत करते देखता है तो अपनी आंखों को पीहू के सामने करके पीहू की हरकतें देखने लगता है, जो मस्त से अपने पैर हिलाते हुए मजे से खाना खा रही थी। त्रियांश उसे देख अपने आप से बोलता है, ये खाना तो इतने खुश होके खा रही है, जैसे खाना ना हो के उसे कोई खजाना मिल गया हो। इतना खुश भला कोई कैसे हो सकता है खाने को देखकर। त्रियांश अपना सिर झटक देता है और अपना नाश्ता करने लगता है, जो अब खत्म होने को देखा कि तभी पीहू की आवाज़ उसके कानों में आती है, जो अपने मुंह में सैंडविच का एक बाइट लेके बोलती है, बस मेरा बैग भर गया। त्रियांश जो अभी खाने ही वाला था, उसके हाथ वहीं रुक जाते हैं और वो पीहू को देखता है और पीहू के सामने पड़े आधे सैंडविच को देखता है, जो पीहू ने आधा खा के वहीं रख दिया था। त्रियांश पीहू को देखता है, जो मजे से चॉकलेट शेक पी रही थी। तभी वीर पीहू को देख बोलता है, पीहू अभी तुम्हारा नाश्ता कहाँ हुआ है, देखो अभी आधा सैंडविच बचा है, उसे खत्म करो। तो पीहू छोटा सा मुंह बनाकर अपने पेट पर हाथ रखकर बड़े प्यारे से बोलती है, पर भाई मेरा टमी फूल हो गया है, अब मैं और नहीं खा सकती हूँ। इतना बोलकर पीहू फिर से चॉकलेट शेक को अपने मुंह से लगा के उसे पूरा खत्म कर देती है और ग्लास को अपने सामने रख के वीर को देखती है और बोलती है, मेरा हो गया भाई। वीर बोलता है, ठीक है जाओ अपने रूम में। तभी पीहू तपाक से बोलती है, पर भाई मम्मा के पास कब जाना है, आप तो बोल रहे थे ना कल चलेगी, तो चलो ना, मुझे मम्मा के पास जाना है। तभी वीर थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलता है, हाँ तुम्हारे मम्मा के पास बाद में जाएंगे, क्योंकि अभी मुझे कुछ काम है, तुम जाओ। तभी पीहू अपना मुंह छोटा करके वीर को देख बोलती है, पर भाई मेरा डोडो नहीं मिल रहा है, मुझे मेरा डोडो चाहिए। वीर उसे देख बोलता है, कहाँ रखा है तुमने अपने टैडी को। तभी पीहू बोलती है, वो टैडी नहीं है, मेरा डोडो है, और रात को मैं इन लंबे बालों वाले राक्षस अंकल के रूम में गई थी ना, तब मेरा डोडो मेरे पास था, पर सुबह मेरा डोडो मेरे पास नहीं था। मैंने इन राक्षस अंकल से पूछा भी मेरा डोडो कहाँ है, पर इन्होंने कुछ नहीं कहा। पीहू की बात सुन के त्रियांश के चेहरे पर डेविल स्माइल आती है और वो डेविल स्माइल लिए पीहू को देखने लगता है, जिसे देख वीर पीहू से बोलता है, पीहू तुम जाओ, मैं तुम्हारा डोडो तुम्हारे कमरे में पहुंचा दूंगा। तभी पीहू खुश हो जाती है और जल्दी से ऊपर की तरफ जाने लगती है। तभी वीर त्रियांश को देख बोलता है, कहाँ है उसका टैडी। तभी त्रियांश उसे देख ईवल स्माइल पास करता है और वहां से निकल जाता है, जिसे देख वीर अपने सिर पर हाथ मार देता है और एक गहरी सांस बाहर की तरफ छोड़ता है।
वही त्रियांश अपने रूम में आता है और अपने बैग के नीचे से उस टेडी को निकाल के उसे अपने आंखों के सामने करके एक ईवल स्माइल पास करता है कि तभी त्रियांश का रूम का डोर खुलने की आवाज आती है, जिसे सुन के त्रियांश उस टेडी को बेड पर फेंक देता है और उसे ब्लैंकेट से ढक देता है और पीछे मुड़ के देखता है तो एक छोटा सा सिर डोर खोलकर अंदर झांक रहा था। उसे देख त्रियांश की आंखें छोटी हो जाती है और उसके चेहरे पर एक स्माइल आती है जो काफी मिस्टीरियस थी, जिसे कोई भी समझ नहीं आएगा। पीहू डोर को खोल के अंदर आती है और अपना सिर झुका के त्रियांश के सामने खड़ी हो जाती है और बड़े प्यारी सी आवाज में बोलती है, लंबे बालों वाले राक्षस अंकल, मुझे मेरा डोडो चाहिए, मेरा डोडो यहीं पर है पर बता नहीं कहाँ है। त्रियांश उसकी बात सुनकर उसके चेहरे पर मिस्टीरियस स्माइल आती है और वो पीहू को ऊपर से लेके नीचे तक देखता है और ईवल स्माइल करते हुए बोलता है, तुम्हें डोडो चाहिए क्या? तभी पीहू जल्दी से अपना सिर ऊपर करके त्रियांश को अपनी चमकती हुई आंखों से देख बोलती है, हाँ मुझे मेरा डोडो चाहिए, दे दो ना, डोडो को कहाँ है मेरा डोडो। तभी त्रियांश पीहू के पास आता है और उसके चेहरे के सामने अपना चेहरा लेके चला जाता है और पीहू को देखते हुए बोलता है, पर मुझे भी कुछ चाहिए तुम्हारे डोडो के बदले में, तभी दूंगा तुम्हारा वो डोडो तुम्हें। पीहू अपने मासूम से आंखों से त्रियांश को टुकुर टुकुर देखते हुए बोलती है, क्या चाहिए आपको? तभी त्रियांश उसके पिंक लिप्स को देखते हुए बोलता है, मुझे किस चाहिए? पीहू जिसका दिमाग बच्चे जैसा है उसे लगता है किस, यानी कि गाल पर, इसलिए पीहू जल्दी जल्दी अपना सिर हाँ में हिला देती है और जल्दी से अपने होठों को त्रियांश के गालों पर रख देती है। पीहू के नर्म मुलायम होठों को अपने गाल पर पाके त्रियांश की आंखों बंद हो जाती है एक सुकून के साथ। तभी पीहू जल्दी से त्रियांश के गालों पर एक प्यारी सी किस देके उसे अलग होती है और बड़े प्यार से बोलती है, जो गया मैंने आपको किसी दे दी, अब आप मुझे मेरा डोडो दे दो। त्रियांश पीहू की प्यारी आवाज सुन के अपने होश में आता है और पीहू की मासूमियत देखकर हल्का मुस्कुरा देता है। फिर पीहू के लिप्स को देख बोलता है, मुझे ये वाली किस नहीं चाहिए। तभी पीहू बोलती है, फिर कौन सी किस होती है राक्षस अंकल? तभी त्रियांश उसके होठों को देख उसे होठों पर अपने होठ रख देता है और पीहू को किस करने लगता है, जिसे देख पीहू को आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, क्योंकि ये सब पीहू के लिए नया था, जिसे पीहू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मासूम पीहू तो बस बड़ी बड़ी आंखें करके त्रियांश को देख रही थी, जो उसके पिंक लिप्स को अपने मुंह में भर के सक कर रहा था। त्रियांश पीहू को होठों को बस शक करे जा रहा था, उसे पीहू को किस करते हुए एक सुकून मिल रहा था, जिसे वो पीहू को और वाइल्ड होके किस करने लगा था। त्रियांश पीहू को उसकी कमर से पकड़ के उठा लेता है। पीहू बेचारी गिरने के डर से त्रियांश के कमर के आजू बाजू अपने दोनों छोटे छोटे पैर त्रियांश के कमर पर लपेट लेती है और अपने दोनों हाथों से त्रियांश को कस के पकड़ लेती है। त्रियांश तो पीहू को पागलों की तरह किस किए जा रहा था, जैसे कि किसी रेगिस्तान में घूम रहे प्यासे मुसाफिर को कोई पानी मिल गया है और वो अपनी प्यास बुझा रहा है। त्रियांश भी कुछ इसी तरह पीहू के होठों पर टूट पड़ा था। कुछ देर बाद पीहू को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, जिसे ना चाहते हुए भी त्रियांश को पीहू के होठों को छोड़ना पड़ता है। त्रियांश पीहू के होठों को छोड़ देता है, जिसे पीहू जल्दी जल्दी लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। त्रियांश उसे ऐसे सांस लेता देखकर उसके गाल पर अपना एक अंगूठा रफ करते हुए पीहू को देख अपनी इंटेंस आवाज में बोलता है, बस एक किस में ही इतना हाफ रही हो और थक भी गई हो, बहुत कमजोर हो तुम। पीहू जो लंबी लंबी सांस ले रही थी वो त्रियांश को देखकर अपनी आंखों को छोटा करके त्रियांश को घूर के बोलती है, लंबे बालों वाले राक्षस अंकल, आप बहुत बुरे हो, आप क्या मुझे मारना चाहते हो? आपको पता है मैं सांस भी नहीं ले पा रही थी, आप बहुत बुरे हो, आपने मुझे 2 बार मारने की कोशिश की है, सुबह भी और अभी भी, और हाँ किस्सी तो गाल पर होती है ना राक्षस अंकल, और आप तो मेरे होठों पर किस्सी कर रहे थे, आपको पता नहीं क्या कि गालों पर किस्सी होती है, आप इतने बड़े हो गए हो और आपको ये भी नहीं पता क्या बुद्धू राक्षस अंकल। ये सब पीहू बड़े क्यूट से आवाज में बोल रही थी, जिसे सुनकर त्रियांश को पीहू के मासूमियत पर टूट के प्यार आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो और पीहू को किस करे। त्रियांश तो बस उसके मासूम आंखों में देख रहा था, जैसे जैसे पीहू बात कर रही थी वैसे वैसे उसके आंखों की नौटंकी बढ़ रही थी और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन भी बार बार चेंज हो रहे थे, जिसे त्रियांश और पीहू की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। पीहू की आवाज से त्रियांश अपने सेंस में आता है, जो बोल रही थी, लंबे बालों वाले राक्षस अंकल, मुझे मेरा डोडो दे दो, नहीं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। त्रियांश पीहू की बात सुनकर उसे अपनी आंखें छोटी करके देखता है और अपने मन में बोलता है, इतनी पिद्दी सी तो है, एक फूंक मारी तो यहाँ से वहाँ उड़ के चली जाएगी और मुझे धमकी दे रही है। ये सब सोचते हुए त्रियांश के चेहरे पर डेविल स्माइल आती है और वो पीहू को देख बोलता है, नहीं दूंगा तुम्हारा वो टेडी, क्या कर लोगी? त्रियांश देखना चाहता था कि ये पिद्दी सी लड़की उसका क्या बिगाड़ेगी।
पीहू त्रियांश की बात सुनकर गुस्से में भर जाती है और जल्दी से उसके गोद से उतरकर त्रियांश को गुस्से से देखते हुए अपनी मिडल फिंगर त्रियांश को दिखाते हुए अपनी क्यूट गुस्से भरी आवाज में बोलती है, लंबे बालों वाले राक्षस अंकल, मैं बहुत गुस्सा करती हूँ, मेरा डोडो भी मेरे गुस्से से डर जाता है, तो चुपचाप मेरा डोडो दो, नहीं तो मैं आपके ये लंबे लंबे बाल को खींच लूंगी। इतना बोल के पीहू त्रियांश के लंबे बालों को देखने लगती है। त्रियांश को अब गुस्सा आने लगता है। अब उसके ईगो पे आ गई थी बात, क्योंकि उसे ये पिद्दी सी लड़की धमकी दे रही थी जिसके आगे कोई सिर नहीं उठाता है, जो अंडरवर्ल्ड में खलनायक के नाम से जाना जाता है, जो लोगों को बड़े बेरहमी से मारता है, जिसे हाथ लगाना नामुमकिन है, उसे ये पिद्दी सी लड़की धमकी दे रही है। त्रियांश भी बड़े एटीट्यूड के साथ बोलता है, अच्छा तो मेरे बालों को हाथ तो लगा के दिखाओ पहले। इतना बोल के त्रियांश पीहू का नाक खींच लेता है, जिसे पीहू और चीर जाती है और त्रियांश के बालों को पकड़ने की कोशिश करती है, पर पकड़ ही नहीं पाती है क्योंकि त्रियांश पीहू से काफी ऊंचा था। पीहू त्रियांश के कंधों तक आती है। पीहू बार बार त्रियांश के बालों को पकड़ने की कोशिश करती है पर पकड़ नहीं पाती है, जिसे पीहू और चीर जाती है और कूद के त्रियांश के बालों को पकड़ने लगती है, पर अभी भी नहीं। पीहू के हाथ में त्रियांश के बाल आ रहे थे, जिसे अब पीहू के आंखों में पानी आता है और वो अपनी भरी हुई आंखों से त्रियांश को देखते हुए बोलती है, लंबे बालों वाले राक्षस अंकल, आप सच में बहुत बुरे हो, मैं जा रही हूँ भाई के पास, उनको लेके आऊंगी और उनसे आपके बाल खींचकर मारने बोलूंगी। इतना बोल के पीहू रोते हुए बाहर जाने लगती है और रोते हुए बोलती है, भाई आप कहाँ हो, ये लंबे बालों वाले राक्षस अंकल बहुत बुरे हैं, आप इन्हें मारो, मेरे डोडो को मेरे पास लाके दो, जो ये लंबे बालों वाले राक्षस अंकल लेके बैठे हैं मेरे डोडो को।